मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, साचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय जीतवाना में कार्यरत हूँ। बीए फाइनल में अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो सेकंड पेपर है उसमें शीत युद्ध जो सेकंड यूनिट का है उसका हम आज अध्ययन करेंगे। यानी कि 20वीं शताब्दी के मध्य के महत्वपूर्ण एवं विश्व में तनाव और वैचारिक द्वैतता देखी जा सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में दो ध्रुवीय राजनीति शुरू हुई। यानी कि हमें कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के महायुद्ध की दो शक्तियां रह गई थी, जो इन दो महाशक्तियों में के आपसी संबंधों को अभिव्यक्त करने वाला सबसे महत्वपूर्ण और उपयुक्त शब्द शीत युद्ध, कोल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध में ये पूर्व यदि भी अमेरिका सोवियत संघ में बुनियादी मतभेद थे, फिर भी युद्ध के दौरान उनमें मित्रतापूर्ण संबंध दिखाई पड़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सोवियत संघ अमेरिकी संबंधों में कटुता तथा तनाव, वैमनस्य और मनोमालिन्य में अनवरत वृद्धि देखी गई। दोनों महाशक्तियों में राजनीतिक प्रचार का तुमुल संग्राम छिड़ गया। दोनों एक दूसरे का विरोध आलोचना सर्वत्र अपना प्रसार करने में लग गए। सोवियत संघ अमेरिकी कटुतापूर्ण संबंधों ने संपूर्ण विश्व को दो विरोधी गुटों में विभाजित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों ही गुट एक दूसरे के विरोध अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करने लगे। वे एक दूसरे को कूटनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और संभव हो तो सैनिक मोर्चे पर भी पराजित करने में संलग्न हो गए। समूचे विश्व में एक प्रकार का भय, अविश्वास, तनाव का वातावरण बन गया, जिससे विश्व में एक बार पुनः संघर्षपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। एक नए युग का उदय हुआ, जिसे सशस्त्र शांति का युग कहा जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर्लिंग का आणविक आयुधों से संपन्न इन दोनों भीमाकार दानव शक्तियों के संघर्ष का अखाड़ा बन गया। शीत युद्ध द्वितीय महायुद्ध के पश्चात की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विकास है, जिसकी व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। प्रथम तो यह कि शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था, जिसमें दो विरोधी जीवन पद्धतियां उदारवादी लोकतंत्र, सर्वाधिकारवादी साम्यवाद सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी। इसी दृष्टि से दो वैचारिक प्रणालियों का सैद्धांतिक संघर्ष है। दूसरी ओर यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार, जिसके प्रमुख प्रवक्ता प्रोफेसर हैंस जे मार्गंताउ थे, शीत युद्ध प्राणी शक्ति संतुलन राजनीति का नवीनीकरण है, जिसमें बदले अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिवेश में उदित हुई दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ विश्व के अधिकांश राज्यों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही थी। इन उभरते सोवियत संघ अमेरिकी संबंधों को सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1947 को दक्षिण कैरोलिना के विधानमंडल में भाषण देते हुए बर्नार्ड एच बरूच ने शीत युद्ध का नाम दिया। यानी कि शीत युद्ध के संबंध में हमें कह सकते हैं कि शीत युद्ध शब्द से हमें कह सकते हैं कि एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसे सशस्त्र शांति का युग कहा जा सकता है। शीत युद्ध की व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है, जिसमें अभी मैंने बताया था उदारवादी और लोकतंत्र इससे संबंधित, और 16 अप्रैल को जैसे 1947 को बर्नार्ड एम बरूच ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए थे। यानी शीत युद्ध का अर्थ और परिभाषा के रूप में हम जब अध्ययन करते हैं तो शीत युद्ध शब्द से सोवियत संघ और अमेरिकी शत्रुतापूर्ण तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति होती है, जो कि द्वितीय महायुद्धोत्तर विश्व राजनीति की वास्तविकता है। इन शत्रुतापूर्ण संबंधों को गर्म युद्ध, हॉट वार हम कह सकते हैं, में परिवर्तित किए बिना इस शीत युद्ध में वैचारिक घृणा, आइडियोलॉजिकल हार्टेड, राजनीतिक अविश्वास, पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट और कूटनीतिक जोड़ तोड़, डिप्लोमेटिक जो है, और सैनिक प्रतिस्पर्धा, मिलिट्री से संबंधित जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और कटुतापूर्ण संबंध देखे गए हैं। यह जो स्थिति है एक ऐसा युद्ध था जिसका रण क्षेत्र मानव का मस्तिष्क था। यह मानव मनुष्य के मन में लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसे स्नायु युद्ध यानी वार ऑफ नर्वस भी कहा जा सकता है। शीत युद्ध ना होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थितियां बनाए रखने की कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता था। शीत युद्ध सोवियत संघ अमेरिका आपसी संबंधों की वह स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध रखते हुए भी परस्पर शत्रु भाव रखते थे।
शस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की स्थिति और शक्ति को निरंतर दुर्बल करने का प्रयत्न करते थे। यह एक ऐसा युद्ध था जिसका रण क्षेत्र मानव का मस्तिष्क था। अभी मैंने बताया था यह मनुष्य के मनों में लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसे स्नायु युद्ध यानी वार ऑफ नर्वस भी कहा जाता है। इसमें रण क्षेत्र का सक्रिय युद्ध तो नहीं होता, परंतु विपक्षी राज्यों के सभी राजनयिक, आर्थिक, सामाजिक संबंधों में शत्रुता, भय, तनाव की स्थिति रहती थी। शीत युद्ध वस्तुतः युद्ध के नरसंहारक दुष्परिणाम से बचते हुए युद्ध द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक नूतन शस्त्र था। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था जिससे कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों में से लड़ा गया। इसमें प्रचार द्वारा विरोधी गुट के विदेशों की जनता के विचारों को प्रभावित करके उनके मनोबल को क्षीण करने का प्रयत्न किया गया तथा अपनी श्रेष्ठता, शक्ति और न्यायप्रियता का तार्किक दावा किया जाता था। वस्तुतः शीत युद्ध एक प्रचारात्मक युद्ध था जिसमें एक महाशक्ति दूसरे के खिलाफ घृणित प्रचार का सहारा लेती थी। यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध भी था जिसमें शत्रु को अकेला करने और मित्रों की खोज करने की चतुराई का भी प्रयोग किया गया। वस्तुतः शीत युद्ध एक प्रचारात्मक युद्ध था जिसमें हम कह सकते हैं कि दूसरे के खिलाफ घृणित प्रचार का सहारा लिया जाता था। एक कूटनीतिक युद्ध भी था जिसमें शत्रु को अकेला करने और मित्रों की खोज करने की चतुराई का भी प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसमें डॉक्टर MS राजन जो इस संबंध में कहता है, जो परिभाषा देता है, शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिला जुला परिणाम है। दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है। दो प्रकार की परस्पर विरोधी पद्धतियों का परिणाम है। विरोधी चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है जिनका अनुपात समय परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे के पूरक के रूप में बदलता रहा है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार इस संबंध में कहा गया है शीत युद्ध पुरातन शक्ति के संतुलन यानी कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। इसके पश्चात KPS मेनन के अनुसार लिखा हुआ है कि KPS मेनन ने लिखा कि शीत युद्ध जैसी विश्व में अनुभव किया जो दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों और जब वह अपने पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। दो विचारधाराएं थी, पूंजीवादी साम्यवादी, दो पद्धतियां थी, संसदीय लोकतंत्र और जनवादी जनतंत्र, बुजुर्ग जनतंत्र और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। दो गुट थे, नाटो वार्सो पैक्ट। दो राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। दो व्यक्ति थे, जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डैलस। यानी ये जो थे इससे संबंधित जो थे, जॉन फॉस्टर डैलस के शब्दों में हम शीत युद्ध के बारे में कह सकते हैं कि शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था। अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध, धर्मपरायण लोगों के लिए नास्तिकों के विरुद्ध संघर्ष था। इसके बाद में ग्रिब्स कहता है कि परमाणु युग में शीत युद्ध एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से कुछ परे हटकर है। दूसरे शब्दों में यह एक साधन है जो एक परस्पर विरोधी ध्येय की प्राप्ति के लिए एक ऐसे युग में कारगर सिद्ध होता है जिसमें संपूर्ण शस्त्र युद्ध न सिर्फ अत्यधिक खर्चीला होगा किंतु सभी संबंधित राष्ट्रों को नष्ट करने की शक्ति भी रखता है। यानी लुई हाले जो था उसने इस संबंध में लिखा है, लुई हाले ने जो अपनी पुस्तक में लिखता है, जो इसकी पुस्तक है द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री 1967 में लिखता है कि शीत युद्ध परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से एकदम भिन्न किंतु उससे अधिक भयानक युद्ध है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के स्थान पर उन्हें उलझा दिया। विश्व के सभी देश और सभी समस्याएं, चाहे वह वियतनाम हो, चाहे कश्मीर या कोरिया हो अथवा अरब इजराइल संघर्ष हो, सभी शीत युद्ध में मोहरों की तरह प्रयुक्त किए गए। यानी कि इतना तक इन्होंने लिख दिया। यानी शीत युद्ध जो वास्तविक युद्ध नहीं था अपितु तो युद्ध का वातावरण था। नेहरू के शब्दों में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान था। यानी कि निलंबित मृत्युदंड के समान शीत युद्ध को इन्होंने
माना। शीत युद्ध के जो प्रमुख लक्षण थे वो इस प्रकार थे, जैसे शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं अपितु दो भीमकार शक्तियों जैसे सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका का संगठन था। शीत युद्ध का प्रचार का महत्व था, यह वाक युद्ध था। शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार, गुप्तचर की व्यवस्था, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियों तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी रही। दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध कहा गया। यह गर्म युद्ध हॉट वार से अधिक भयानक था। इसे मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को परिचय देने वाला युद्ध कहा गया। यानी इतना था। इसकी प्रकृति के बारे में हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध की प्रकृति कूटनीतिक युद्ध सी है, जो अत्यंत उग्र होने पर सशस्त्र युद्ध को जन्म दे सकती है। शीत युद्ध में रत दोनों ही पक्ष आपस में शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध बनाए रखते हुए शत्रु भाव रखते हैं और सशस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे को कमजोर बनाने का प्रयत्न करते हैं। शीत युद्ध में दोनों ही पक्ष अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सैद्धांतिक विचारधाराओं और मान्यताओं पर बल देते हैं। दूसरे देशों को प्रभाव क्षेत्रों में लेने के लिए आर्थिक सहायता देना, प्रचार अस्त्र को काम में लेना, जासूसी, सैनिक हस्तक्षेप, शस्त्र सप्लाई, शस्त्रीकरण, सैनिक गुटबंदी और प्रादेशिक संगठनों का निर्माण आदि शीत युद्ध के अंग हैं। वस्तुतः शीत युद्ध का बहिष्कार या त्याग नहीं, बल्कि दो महाशक्तियों के सीधे टकराव की अनुपस्थिति थी। शीत युद्ध के तमाम वर्षों में तीसरी दुनिया के व्यापक घातक गुटभेड़ होती रही। इनमें प्रकारांतर से परोक्ष रूप से महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा साफ झलकती थी। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसे मूलतः उष्ण शांति कहा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में ना तो पूर्ण रूप से शांति रहती है और ना ही वास्तविक युद्ध होता है, बल्कि शीत युद्ध शांति और युद्ध के बीच की अस्थिर स्थिति बनी रहती है। हालांकि वास्तविक युद्ध नहीं होता है, किंतु यह स्थिति युद्ध की प्रथम सीढ़ी है जिसमें युद्ध के वातावरण का निर्माण होता रहता था। प्रसिद्ध विद्वान इसाक डॉयसर ने लिखा है कि शीत युद्ध की प्रकृति प्राटस्की की ब्रेस्ट लिटोस्क में की गई प्रसिद्ध घोषणा की याद दिलाने वाली थी, जहां उन्होंने कहा था, ना युद्ध और ना शांति। आज इतना ही। इसके पश्चात हम शीत युद्ध के कारण क्या रहे, क्यों उत्पन्न हुआ, इसका अध्ययन आगे के अध्याय में करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। हम जो शीत युद्ध के कारणों का आगे जो अध्ययन करेंगे, उसमें जो महाशक्तियाँ थी दो, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जो द्वितीय महायुद्ध के बाद दो महाशक्तियाँ उत्पन्न बनी, उनमें क्या कारण रहे। जैसे ऐतिहासिक कारण है, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न है, युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर था और सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना थी। सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण था। यूनान से सोवियत सेना को न हटाया जाना था। यूनान से सोवियत संघ का हस्तक्षेप जो था, टर्की पर सोवियत संघ का दबाव जो था, अणुबम का आविष्कार जो अमेरिका ने बनाया था। इसके अलावा सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान किया गया। पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार प्रसार किए गए। बर्लिन की नाकाबंदी हुई और सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग करना, और इसके अलावा सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद किया जाना, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इन्होंने तय की थी, और शक्ति संघर्ष जैसे कि मार्गम ने बताया था, और हित संघर्ष जो कि आपस में, जैसे जर्मनी का प्रश्न है, बर्लिन का समस्या प्रश्न है, या पूरी यूरोप का साम्यवादी प्रश्न है, इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव का भी अध्ययन करेंगे और शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ उसका भी हम अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।